हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 7 में पाठ 10 इतिहास अकबर का युग बताने जा रहे हैं। अकबर जिसने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया, इसके द्वारा भारत में जो शासन हुआ वो अन्य शासकों की तुलना में कुछ अलग प्रकार का था। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, परंतु उसे स्थायित्व प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था, इसलिए ये अन्य शासकों से अलग था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हामिदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था, लगभग आपकी उम्र का ही होगा वो। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया और अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज करने लगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था, अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा, दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गए और इस प्रकार से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने के, वैवाहिक संबंध स्थापित करने और अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। इस नीति के माध्यम से उसने जो है शासन किया। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था। उसने राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य विजय भी की। अकबर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। इससे राज्य की आमदनी बढ़ी। दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ। अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासिका दुर्गावती को भी हराया। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। शासन व्यवस्था के तौर पर अकबर की प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार से था। जब अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई हिस्सों में कई स्तरों पर बांटा था। प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्तियां की थी। साम्राज्य के अंग उसके 4 थे। पहला केंद्र, दूसरा प्रांतीय, तीसरा परगना और चौथा गांव। गांव छोटी इकाई होती थी सबसे। केंद्र में पद थे बादशाह और वजीर और दीवान। इनके कार्य थे सर्वे सर्वा। बादशाह के वजीर और दीवान वित्तीय नियंत्रण देखते थे। ठीक इसी प्रकार प्रांत में जो प्रदेश यानी कि पद के अनुसार सूबेदार, प्रांतीय दीवान और कोतवाल 3 पद थे। सूबेदार कानून और फौजदारी की व्यवस्था देखता था। प्रांतीय दीवान राजस्व वसूली, आय तथा व्यय का विवरण रखता था और कोतवाल नगर का प्रशासन देखता था। तीसरी इकाई थी परगना। परगना में 4 अधिकारी थे, 4 पद थे, जिसमें सिकदार, अमील, कानूनगो, फौजदार। सिकदार का कार्य था कानून व्यवस्था देखना, आमिल का राजस्व वसूली करना, कानूनगो का उपज एवं राजस्व का विवरण रखना और फौजदार का था कोष की व्यवस्था करना। कोष यानी मुद्रा, पैसे की व्यवस्था करना।
और सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। गांव के भी 3 अधिकारी थे, जिसमें मुकद्दम, जिसको प्रधान कहा जाता था, दूसरा पटवारी और तीसरा चौकीदार। मुकद्दम यानी प्रधान का कार्य था कानून एवं व्यवस्था का देखना, पटवारी का राजस्व विवरण को देखना और चौकीदार सुरक्षा का दायित्व इस व्यक्ति पर था। शासन में एक मनसबदारी व्यवस्था भी अकबर के द्वारा चलाई गई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। अकबर बिना सुदृढ़ सेना के न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही उस पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए अकबर को अपने सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित करना तथा उसने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी व्यवस्था से की, जिसने सेना, सामंत वर्ग और शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी थे। साधारणतः मनसबदार का अर्थ पद अथवा प्रतिष्ठा है। अतः मनसबदार शाही सेवा में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। विभिन्न अंकों की संख्या अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। सबसे छोटा मनसब 10 का था तथा सबसे बड़ा 10,000 का होता था। बाद में 12,000 तक की संख्या तक के मनसबदार बना दिए गए थे। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करने पड़ते थे। बादशाह के खिलाफ अगर कोई जाता था तो उसके प्रति कठोर कार्रवाई की जाती थी। कोई विद्रोह करे मनसबदार को या कोई मनसबदार विद्रोह करे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाता था। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना सभी मनसबदारों का कार्य था। उन दिनों मुगल आमिर यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। तभी तो मुगल और बड़ी शान शौकत से रहते थे। अकबर द्वारा निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगलों के प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश में कई पदनाम व प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश जानते हैं ना, आप रहते हैं इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें 2 चित्र दिखाए गए हैं। अकबर के समय के अकबर कालीन एक सोने का सिक्का है, वो दिखाया गया है बाईं ओर, और दाईं ओर अकबर कालीन चौकोर चांदी का सिक्का है। तो इस प्रकार की ये मुद्रा इस समय अकबर के समय में चलती थी। अकबर का वित्तीय प्रबंधन, राज्य की आय के 2 प्रधान साधन थे, भूमि का लगान तथा व्यापार करना। प्रत्येक गांव लगान निश्चित कर दिया जाता था। किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर करते रहते थे। उसने भूमि की नाप करवाकर लगान लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। उनको अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उसको लगान के रूप में देना है। कृषि के क्षेत्र और भू राजस्व प्रबंधन में भी अकबर के द्वारा अच्छे कार्य ही किए गए। कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी। कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था। इस समय एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंधन में हमें प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक एक रूपता दिखाई दी। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गज ए इलाही द्वारा की जाती थी। यह पूर्ववर्ती गज ए सिकंदरी का परिवर्तन रूप था। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग किया जाता था। 1 बीघा 60 गज लंबा व 60 गज चौड़ा कहलाता था। यानी 1 बीघा में 60 गज लंबाई और 60 गज चौड़ाई होती थी। सामंजस्य के प्रयास। अकबर जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो वह साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। उसमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध भी बनाए और व्यक्तिगत संबंध भी बनाए। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता
का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से पता चलता है, जिसमें यह सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुगमता से सुनता था और उन पर चर्चा करता था। उसने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही की रूपरेखा बनाई। इसका उद्देश्य एकता स्थापित करना था। अकबर ने सुलह-कुल की नीति अपनाई, जिसने इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चला सके तथा सब लोगों का समर्थन प्राप्त कर सके। इस नीति के आधार पर अकबर ने बाद में आने वाले मुगल बादशाहों ने भी इस नीति को अपनाया। इस नीति का पर हमारा भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं, पड़ा हुआ है। इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियों को भी मानना शुरू कर दिया था। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सके। अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ कर तथा जजिया कर हटा दिया। उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकारों पर आधारित था। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्म निरपेक्ष सामाजिक विषयों से में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया था। साहित्य की दृष्टि में अकबर के समय में विद्वानों से विचार विमर्श करता था। इस समय राजभाषा फारसी थी। इस समय अबुल फजल, फैजी, बदायूनी उच्च कोटि के लेखक एवं साहित्यकार थे। अब्दुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। महाभारत तथा रामायण जैसे फारसी अनुवाद इन्होंने किए। अब्दुल रहीम खानखाना के हिंदी में लिखे दोहे आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय की थी। इस समय हमारे देश में कागज पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था। यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई। प्रमुख संगीतकार के रूप में इस समय तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में से एक थे। तो कला के क्षेत्र में अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया और इसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी भी बनाया। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का निर्माण भी कराया। इस प्रकार से कुल मिलाकर के एक अच्छा शासन व्यवस्था अकबर के द्वारा निर्धारित की गई थी। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे उनके अर्थ हैं। इबादत खाना अर्थात इबादत खाना वो पूजा स्थल होता है जहाँ पर प्रार्थना की जाती है। पंचतंत्र एक नीति कथाओं की पुस्तक थी जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। संरक्षक ऐसे नाबालिग लोगों, बच्चों के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, वो ही उसका संरक्षक होता है, जैसे अकबर का बैरम खान था। दीन ए इलाही, ये इन्होंने एक नया धर्म चलाया था जो कि धार्मिक मार्ग पर चलकर इसका अर्थ बताया गया कि ईश्वर की उपासना का एक धर्म, जिसे दीन ए इलाही के नाम से जाना गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो प्रश्नों को हमने आपके सामने पढ़ देते हैं, आंसर उनके और प्रश्न भी, और बाकी हमने किताब में लगा दिए हैं, लिख दिए हैं। कि अकबर के संरक्षक का नाम अभी बताया हमने, बैरम खां है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और कहाँ किसके बीच हुआ? 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में अकबर और अफगान शासक के सेनापति हैमोन के बीच में यह युद्ध हुआ। अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? सुलह-कुल की नीति अपनाई थी। बाकी से विस्तार से इस किताब में दिया गया है पीछे। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? 1576 ईस्वी में अरावली की पहाड़ियों में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। गुजरात बंगाल की विजय से आपको क्या लाभ होता है, इसके विषय में बताया गया अभी पाठ में, तो उसको आप अपने आप करेंगे। चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी एक ऐसी साहसिक महिला थी जो अहमदनगर के सुल्तान की विधवा बहन व बीजापुर के सुल्तान की पत्नी थी।
अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए क्या कार्य किए, ये भी हमने पृष्ठ संख्या 69 पर कराया है, इसको आप देखेंगे। इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जैसे हल्दी कांटे का युद्ध हुआ किसके बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, चौथा ऑप्शन सही है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया किसने, अकबर ने कराया, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से ये पाठ आज आपका यहाँ पर समाप्त होता है और इसके प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में कीजिए, याद कीजिए। धन्यवाद।